नमस्कार वॉरियर्स। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबका हमारे वेबिनार में स्वागत है। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महीने की 22 तारीख को अपने ऑर्गेनाइजेशन एएसडब्ल्यूएस को 3 साल पूरे हो गए। उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं। पिछली इंडिपेंडेंस डे को जो मंथली वेबिनार की जर्नी शुरू की थी, आज उसी जर्नी का ये 5वां वेबिनार है। आज का टॉपिक है एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और एएस, व्हाट्स इन अ नेम। जैसे कि आपको पता है, वेबिनार की शुरुआत हम पेशेंट स्टोरी से करते हैं। आज के पेशेंट स्टोरी के सेगमेंट में हम बात करेंगे कोलकाता वेस्ट बंगाल से 31 साल के देवराज दास की। देवराज की एएस की जर्नी काफी छोटी एज में नी पेन से शुरू हुई, जब वे केवल 7 साल के थे। दर्द के कारण ही हैड टू स्टॉप हिज स्कूलिंग ऑल्सो। उनके पेरेंट्स ने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, पर डायग्नोसिस 14 साल की एज में हुआ। तब तक एएस काफी बढ़ चुका था और नी के साथ साथ दोनों हिप, एंकल जॉइंट्स और स्पाइन अफेक्ट हो चुके थे। एज यूजुअल डॉक्टर सजेस्टेड हिम इंसेड एंड डीमार्ट, पर दर्द कम ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने बायोलॉजिक्स प्रिस्क्राइब किया, पर कॉस्टली होने के कारण देवराज बायोलॉजिक्स एफर्ट नहीं कर पाए और एनसेड से ही अपना दर्द कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे अपना एजुकेशन 12 तक कंप्लीट किया और बीकॉम में एडमिशन लिया, पर उनका दर्द बढ़ता ही रहा। 2011 में ही बिकेम बेड रिडन। डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सजेस्ट की, पर पैसे की कमी के कारण उनको एक और साल इंतजार करना पड़ा और फाइनली 2012 में सीएमसी से टीएचआर यानी टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई। पेन कम हुआ, पर इतना भी नहीं कि एनसेड और डीमार्ट से काम चला सके। बायोलॉजिक्स वाज अगेन प्रिस्क्राइब, बट इट वाज बियॉन्ड हिज रिस्क। फिर से 2016 में देवराज को अनबिरेबल पेन हुआ और डॉक्टर ने इस बार उनको बायोसिमिलर प्रिस्क्राइब किया। इस बार देवराज ने एक डोज लिया और एक मैजिक की तरह उनका सारा दर्द चले गया। वो काफी खुश थे, बट ही डिडंट नो दैट वन डोज वाजंट इनफ। जब दर्द फिर से शुरू हुआ, तो उनकी सारी खुशी निराशा में बदल गई। फिर वही दर्द से लड़ने की जर्नी शुरू हुई। देवराज को किसी ने बताया कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट फ्री में बायोलॉजिक्स दे रही है, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बायोलॉजिक्स से उनका पेन काफी कंट्रोल में आया। अब वो टोफासिटनिब ले रहे हैं। पेन 75% कम हुआ है। डेली एक्सरसाइज भी करते हैं। इस बीच देवराज ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू की है और अभी वो फाइनल ईयर में है। ग्रेजुएशन के बाद वो कुछ और कोर्स करना चाहते हैं, जिससे वो कोई जॉब या छोटा मोटा बिजनेस कर सके। दर्द कंट्रोल में होने के कारण उन्हें लगता है कि अब ये उनके जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। जिंदगी में उनका एम है कि वो अपने जैसे बाकी पेशेंट की हेल्प करना कर सके। उन्होंने हमारे साथ मिलकर कुछ पेशेंट को हेल्प भी किया है। उनका सोचना है कि हम एएस वॉरियर्स ने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि एक दिन हम इस दर्द भरी बीमारी को पूरी तरह हरा सके। ये थी कोलकाता के देवराज दास की एएस से सीनियर रोमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर पीडी रथ जुड़े हुए हैं। He has done MD, FACR, FRCP from Edinburgh, FRCP from Glasgow, FNIMS, FRCM, GCPR from Australia, and Diploma MSK Ultrasound from Spain. He is Director and Head of Department Rheumatology, Max Healthcare, New Delhi, Director DNB Rheumatology Training Program, Max Hospital, PACES, Clinical and Educational Supervisor for Core Medical Training, JRCTB, leading to MRCP. He was also an executive committee member of Indian Rheumatology Association, IRA. Executive Committee Member, Joint Secretary, Delhi Rheumatology Association, first rheumatologist in India to be Euler certified in MSK ultrasonography, more than 50 publications in national, international journals, including book chapters, guest editor of MSK ultrasound supplement IJR. डॉक्टर पीडी रथ का साथ देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ पुणे से कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण पाटिल भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि
वे ASWS के मेडिकल एडवाइजर, फाउंडिंग मेंबर और ट्रस्टी भी हैं। डॉक्टर पीडी रथ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आज के वेबिनार की शुरुआत करें। डॉक्टर पीडी रथ, ओवर टू यू। जी नमस्कार भूषण जी, धन्यवाद फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन। और नमस्कार वॉरियर्स। तो आज क्योंकि आप लोगों को काफी कुछ ज्ञान है, तो मैंने सोचा आज की डेट पे कुछ ऐसी चीज डिस्कस की जाए जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस आगे जाके है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक वर्ड है और बहुत लोग आजकल सुनते होंगे एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। इस वजह से मैंने अपना टाइटल दिया है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, व्हाट्स इन अ नेम। एक नाम में क्या है, कुछ है क्या? सिर्फ ये एक अलग अलग नाम है? क्या ये दो अलग बीमारियां हैं? क्या ये एक ही बीमारी के अलग अलग पहलू हैं? और ये जानने के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे जानने के लिए। तो शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। उन्होंने कहा कि एक नाम में क्या रखा है, रोज को हम किसी भी नाम से बुलाए तो उसकी सेम महत्व रहती है। लेकिन क्या ये चीज सच है, ये मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा और एंड में हम देखेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। और ये डिजीज जैसे हमें मालूम है बहुत ही पुरानी है। 12वीं शताब्दी BC में रामेसिस यानी एक जो क्या कहते हैं इजिप्ट के राजा थे, उनमें पाया गया था, उनके मम्मी में। और जो एस वर्ड है ये कॉइंड हुआ 1900s में। 1930s में ये क्लियर हुआ था कि ये प्रोसेस SI जॉइंट्स में होती है, और मैं बताऊंगा SI जॉइंट्स क्या है। सो सबसे पहले मैं ये वर्ड क्लियर करना चाहता हूं, एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, क्योंकि यही वर्ड है जो अब हमें समझना है। एक्सियल यानी स्पाइन, और स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस मतलब स्पाइन का गठिया। तो एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस यानी स्पाइन का आर्थराइटिस। और इसको जानने के लिए दो तीन चीजें हमें समझनी जरूरी है। सबसे ये पहली चीज है कि इन्फ्लेमेटरी बैक पेन क्या है, क्योंकि ये सबसे अहम चीज है जो इस बीमारी में होती है। और इन्फ्लेमेटरी बैक पेन दोस्तों वो होता है जिसमें सुबह सुबह अकड़ाहट हो, आधे घंटे से ज्यादा अकड़ाहट रहती है, एक्सरसाइज से ये अकड़ाहट इंप्रूव करती है, और रेस्ट के साथ ये वर्सन होती है। रात में यूजुअली 3 या 4 बजे हमारी नींद टूट सकती है इस दर्द से, और ये दर्द यूजुअली हमारे बटक्स में होता है, और ये कभी कभार शिफ्ट करेगा, कभी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अगर इनमें से हमें कोई दो चीजें मिलती हैं, ये इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है दोस्तों। और ये सबसे पहला लक्षण है एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस का। जो दूसरा कंसेप्ट हमें ये समझना है कि इस बीमारी में SI जॉइंट इफेक्ट होता है। SI जॉइंट किस चीज जॉइंट को कहते हैं? ये वो जॉइंट होता है जो हमारे कमर के ठीक पीछे की तरफ होता है। और आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ ये स्पाइन है, और स्पाइन जहां खत्म होता है वहां साइड में ये दो जॉइंट्स होते हैं जिसको हम SI जॉइंट्स कहते हैं। और अक्सर जब कमर का दर्द होता है तो गलती क्या होती है कि कुछ लोग ये स्पाइन का दर्द समझ के सिर्फ स्पाइन की MRI या कुछ करा लेते हैं और SI जॉइंट को भूल जाते हैं। और इसके तहत क्योंकि हम सभी लोगों के अंदर डिस्क होते हैं और उम्र के साथ ये डिस्क थोड़े बहुत हिल डुल जाते हैं, तो अक्सर ये डिस्क देख के हमें बोल दिया जाता है कि ये तो डिस्क की बीमारी है, जो सही नहीं होता, क्योंकि हम इस चीज को नहीं देखते, हम ये SI जॉइंट को नहीं देखते हैं। तो हमेशा अगर हमें इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है तो हमें सबसे पहले SI जॉइंट पे नजर डालना है, क्योंकि बीमारी वहीं से अक्सर शुरू होती है। तो ये कुछ कंसेप्ट जानना हमारे लिए जरूरी है। तीसरा कंसेप्ट है कि सिंडेस्मोफाइट। ये सिंडेस्मोफाइट क्या है? ये वो चीज है जो हड्डियों को जोड़ती जाती है। तो हमें पता है कि स्पाइन में ये हमारे वर्टिब्राज हैं, ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, और इसके बीच में ये डिस्क है। डिस्क एक वॉशर की तरह होता है। और ये जो इन्फ्लेमेशन होती है एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में, ये इन वर्टिब्राज के कॉर्नर पे होती है। और कॉर्नर पे सबसे पहले सूजन होती है यानी लाल, फिर वहां पे फैटी रिप्लेसमेंट होता है, और एक बॉडी रिपेयर प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन ये रिपेयर प्रोसेस थोड़ा बढ़ते 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 ये स्पाइन को जोड़ देता है, पूरी तरीके से यहां से जुड़ जाता है। और ये हम MRI में देख रहे हैं कि हम ये व्हाइट स्पॉट्स जो देख रहे हैं वर्टिब्रा के कॉर्नर में, रीढ़ की हड्डी के कॉर्नर में, यही वो स्पॉट्स हैं जहां से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, और यहाँ से हड्डी बढ़नी शुरू होती है, और यहाँ जाके आगे ये हड्डी जुड़ जाती है, और इसको सिंडेस्मोफाइट कहते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये देख रहे हो आप, हेल्दी स्पाइन है दोस्तों, ये वर्टिब्रा है, बीच में डिस्क है, और यहां पर आप देख रहे हो कि डिस्क की जगह एक फ्लोइंग हड्डी है, ये जुड़ गई है, इसको सिंडेस्मोफाइट कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है बिटवीन, ये जब हो जाता है तब हम इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। पुराने जमाने में जब खाली एक्सरे था तो हम वेट करते थे कि एक्सरे में ये चीजें नजर आएंगी, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन होगा, और सेक्रोइलाइटिस हमें यानी ये जो SI जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है ये हमें एक्सरे में नजर आएगी।
तब जाके हम इसको बोलेंगे एंकाइलोजिंग। लेकिन अब वो वक्त चला गया है। अब हमारे पास जो इमेजिंग मोडालिटी है उसमें हम बीमारी को बहुत पहले पकड़ लेते हैं। यानी ये आप एक्सरे देख रहे हैं एसआई जॉइंट का, जो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस पर्सन को इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है। अगर हम सिर्फ एक्सरे देखें, हम बोलेंगे अरे आप तो नॉर्मल है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम एमआरआई करते हैं तो ये जो नॉर्मल एक्सरे है, इसमें एमआरआई में हम देख सकते हैं कि एसआई जॉइंट इन्वॉल्व है। तो इमेजिंग में अब हम बीमारी को बहुत पहले पकड़ लेते हैं, और हम इस बीमारी को तभी रोक सकते हैं जब ये पहले पकड़ा जाए। इस वजह से दोस्तों अब ये कंसेप्ट आ गया एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में एक वो स्टेज होता है जहां सिर्फ एमआरआई में चीज पकड़ी जाती है, ये बीमारी उतनी नहीं फैली होती कि एक्सरे में नजर आए। और कुछ लोगों में, अब मैं बताऊंगा कैसे, ये बीमारी बढ़कर एक्सरे में आ जाती है, जिस स्टेज पे हम इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इस स्टेज पे नहीं कहते हैं, ये नॉन रेडियोग्राफिक स्टेज है दोस्तों। इसमें ये सिर्फ सेक्रोएलाइटिस है। इसमें अगर किसी का डायग्नोसिस होता है, उसका एचएलए पॉजिटिव है, इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, इनको सिर्फ एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है। क्या ये ऑटोमेटिकली इस चीज में बदल जाएंगे एंकाइलोजिंग में? ये मैं आंसर आपको आगे जाके दूंगा। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से, अगर हम सिर्फ एक्सरे पे डिपेंड करेंगे तो हम डायग्नोसिस बहुत लोगों में मिस करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो पहले 5 साल में 30% लोगों में एक्सरे में नॉर्मल होता है, तो बहुत लोगों में एक्सरे में सेक्रोइलाइटिस ना हो, ये बहुत पॉसिबल है। तो 5 साल के बाद 70% में 5 साल के बाद सेक्रोइलाइटिस आता है, सिर्फ 30% में शुरू में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब नहीं है कि इन बाकी लोगों में हम बीमारी को डायग्नोसिस ना करें और इलाज ना करें। तो अगर हम यहाँ सिर्फ एक्सरे करेंगे तो मिस हो जाएगा। और 10 साल तक तो काफी लोगों में एक्सरे में आता ही नहीं चेंजेस, और 15% में तो कभी भी नहीं आता। 20 साल तक भी आप देखेंगे तो एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं होती है। इस वजह से इन्वेसिव ये जो इमेजिंग टेस्टिंग नहीं आई है, जो कंसेप्ट चेंज हो गया है, अब ये वर्ड एंकाइलोजिंग हटकर एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का कंसेप्ट आ गया है, और इसकी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हो चुकी है। अब जब हम कहते हैं सेक्रोलाइटिस ऑन इमेजिंग, हमारा मतलब सिर्फ एक्सरे नहीं होता। हम कहते हैं अगर एमआरआई में भी है, और अगर आपको इनमें से कोई भी एक फीचर, यानी इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है, जोड़ों में गठिया है, एंथेसाइटिस यानी जहां लिगामेंट या टेंडन जुड़ते हैं हड्डी में, चाहे वो एडी हो, चाहे छाती के रिब्स के जॉइंट्स हो, वहां पे अगर दर्द है तो एंथेसाइटिस है। आंख में अगर यूवीआइटिस है, एक उंगली पूरी सूज जाती है, डैक्टिलाइटिस है। स्किन में सोरायसिस एक्जिमाटिस स्किन डिजीज है। अगर पेट में आईबीडी या क्रॉन्स डिजीज है, अगर या पेन किलर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अगर फैमिली हिस्ट्री है, ये में से कोई भी एक फीचर है, तो हम इनको बहुत अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अगर इनमें से हम इमेजिंग नहीं करा सकते, महंगा है, हमारे पास सिर्फ HLA-B27 है, और इनमें से कोई भी 2 फीचर्स आ गए, वो भी काफी है, हमें एमआरआई करने की जरूरत हर पेशेंट में नहीं है दोस्तों। एमआरआई एक कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है। अगर सिर्फ किसी में HLA-B27 है और उसमें ये इन्फ्लेमेटरी बैक पेन और इन सब में से कोई भी 2 फीचर्स आ जाते हैं, वो काफी है डायग्नोसिस के लिए। एमआरआई की जरूरत नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब हम डिजीज प्रोग्रेशन कहते हैं, तो जैसे मैंने बताया, ये सिंडेस्मोफाइट एक बार फॉर्म हो जाए, या ये जो एसआई जॉइंट है ये फ्यूज हो जाए, जुड़ जाए, तब हम डिजीज प्रोग्रेशन कहते हैं। तो क्या डिजीज प्रोग्रेशन हर इंसान में होगा? क्या हर उस इंसान को जिसको HLA पॉजिटिव है और सेक्रोइलाइटिस है वो AS है? ये सच नहीं है। और इसके लिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को भी ये समझाता हूं कि ये एक, अगर आप चीज देखें तो आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। तो एक HLA-B27 है, इसके बाद इन्फ्लेमेटरी बैक पेन शुरू हो गया। अब इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है, एमआरआई में आ गया सेक्रोलाइटिस, HLA है पॉजिटिव, क्या मैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदलूंगा? उसका आंसर है नहीं। काफी लोग इस तरफ चले जाएंगे, स्पॉन्टेनियस रेमिशन, अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग सिर्फ एक्सियल SPA में रहेंगे, नॉन रेडियोग्राफी, यानी एक्सरे में कोई चेंज नहीं, हड्डी नहीं जुड़ेगी, सिर्फ बीच बीच में ये पेन बढ़ रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कुछ लोगों में कुछ टाइम तक कम हो जाएगा, फिर थोड़ा आ जाएगा। कुछ लोगों में ये परमानेंट माइल्ड डिजीज होके रहेगी। बहुत कम लोगों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बनेगा। उसमें से भी कुछ लोगों में ये प्रोग्रेशन नहीं करेगा, यानी बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा। बहुत कम लोगों में ये बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि भाई मुझे इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, मुझे HLA-B27, मैं तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदलूंगा। ये गलत है। ये एक नदी की धारा की तरह है, हर इंसान अलग अलग रास्ते में निकलेगा। कुछ लोगों में बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, कुछ लोगों में बीमारी होगी, कम होगी, होगी, कम होगी, माइल्ड होके रह जाएगी।
बहुत मेजॉरिटी जो है वो कभी भी एंकाइलोजिंग में नहीं बदलेंगे, केवल 12% लोग ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदलेंगे, और उनमें से भी कईयों में ये बीमारी रुक जाएगी, बहुत कम लोगों में ये प्रोग्रेस करेगी। तो दोस्तों, जब ये चीज यहाँ पर है और ये कई हमारे जो दूसरे स्पेशलिटी के मित्र हैं, ऑर्थोपेडिक वगैरह, वो ये नहीं जानते, तो वो पेशेंट को समझा देते हैं, अरे आपको तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। ये बात मैं आज बहुत क्लियरली समझाना चाह रहा हूं। इन दो शब्दों में बहुत बहुत अंतर है। एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत नहीं है, ये अलग बीमारियां हैं। एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में से कुछ ही लोग एंकाइलोजिंग में बदलेंगे। तो सवाल अब ये उठता है कि कैसे पता चले कि किसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा और किसमें नहीं होगा, क्या स्पाइन जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, इसके लिए क्या चीजें हैं, तो यही मैं आज बताना चाहता था। तो ये जब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिजीज को प्रोग्रेशन कराती है, एक एक्सियल एसपीओ को 12% लोगों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदल देती है, तो इसमें कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स हैं। तो लोकल फैक्टर्स क्या हैं और सिस्टमिक फैक्टर्स क्या हैं? सिस्टमिक फैक्टर्स पे पहले देखेंगे सीआरपी। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये अगर हमारा बढ़ा हुआ है, खास करके ये आप देखेंगे दो हैं, ये ब्लैक है, ये वो पेशेंट है जिनका सीआरपी 6 से ऊपर चलता रहा, और नीचे वो पेशेंट है जिनका सीआरपी 6 से नीचे था। इन्होंने ये देखा है कि जिनका सीआरपी 6 से ऊपर रहा, उनमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बनने की संभावना रही ज्यादा, बजाय जिनके सीआरपी कम रहा उनमें ये संभावना बहुत कम रही। फिर अगर पुरुषों में और महिलाओं में देखा जाए तो पुरुषों में थोड़ा ज्यादा रिस्क है महिलाओं के मुकाबले। तो अगर आप मेल हैं, आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो ही आपका रिस्क है एंकाइलोजिंग में बदलने का। अब ये एमसास करके एक स्कोरिंग होती है, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको समझाऊंगा कि एक रेडियोग्राफिक स्कोरिंग है जो बताता है कि हमारा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बन रहा है या नहीं बन रहा है। और स्मोकिंग, ये कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये देखा गया है कि ये देखिए, ये है नॉन स्मोकर्स, ये है स्मोकर्स वो जो लेस देन 10 सिगरेट्स अ डे, और ये वो स्मोकर्स हैं जो मोर देन 10 सिगरेट्स अ डे पीते हैं। और ये देखिए क्या प्रोग्रेशन है। तो 41.2% में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये प्रोग्रेस कर रहा है 2 साल के अंदर, जो स्मोकर्स हैं। और स्मोकर्स में भी वो जो ज्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं उनमें ज्यादा प्रोग्रेशन है, जो कम सिगरेट स्मोक किए उनमें कम प्रोग्रेशन है, और जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें बहुत कम प्रोग्रेशन। इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है समझना कि स्मोकिंग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिजीज को प्रोग्रेस कराती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आप समझ लें। दूसरा चीज है कि एक बार ये सिंडेस्मोफाइट यानी ये जो रीढ़ की हड्डी में जो जुड़ाव आता गया है, अगर ये ऑलरेडी बेसलाइन में हो चुका है तो भी इनमें और बढ़ाव होता है, चाहे अगर वो स्मोकर्स हैं तो उनमें और बढ़ता जाता है, खास करके उनमें जिनमें ऑलरेडी हड्डी जुड़ चुकी है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है ये एस डैश स्कोरिंग। ये एस डैश स्कोरिंग एक छोटा सा कैलकुलेटर से स्कोर किया जाता है, और ये देखा गया, अगेन फिर से मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, जिनमें एस डैश स्कोर के हिसाब से डिजीज एक्टिविटी कम थी, लेस देन 1.3 स्कोर था, वर्सेस जिनमें डिजीज एक्टिविटी ज्यादा थी, मोर देन 3.5 स्कोर था, उनमें ये बीमारी ज्यादा बढ़ी। तो इस स्कोरिंग के मुकाबले इसके द्वारा हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट एंकाइलोजिंग में बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये स्कोरिंग, और ये स्कोरिंग काफी हद तक बैक पेन का स्कोर, आपका स्टिफनेस कितना है सुबह 10 में से उसका स्कोर, ओवरऑल बीमारी कितनी लग रही है, जॉइंट्स में स्वेलिंग है कि नहीं, सीआरपी या ईएसआर कितना है, इसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होती है। और अगर ये लेस देन 1.3 हो तो आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदलने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। और जैसे जैसे ये स्कोर बढ़ती जाएगी 1.3 के ऊपर, वैसे वैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदलने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो हमारा एम होता है ट्रीटमेंट का, चाहे एक्सरसाइज का, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, हमारा एम है, गोल है, ये एस डैश का स्कोर हम लेस देन 1.3 पे रखें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया, और ये प्लॉट देखिए कि जिनका एस डैश स्कोर मोर देन 2.1 था, उनमें एंकाइलोजिंग की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ी, उनमें डिजीज प्रोग्रेस करी मैक्सिमम 2 साल के अंदर। जिनका स्कोर 2.1 और 1.3 के बीच में था उनमें थोड़ा कम करी, लेकिन दोस्तों जिनमें 1.3 था उनमें ऑलमोस्ट ना के बराबर था। तो ये बहुत जरूरी है कि इससे भी हमें पता लगेगा कि किसमें ये बीमारी एंकाइलोजिंग में बदलेगी, किसमें नहीं बदलेगी। और ये भी देखा गया है कि अगर ये जो हड्डी जुड़ती जा रही है, अगर बेसलाइन में ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो भी इन पेशेंट्स का एंकाइलोजिंग में बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर बेसलाइन में नहीं है ज्यादा जुड़ा हुआ, बहुत कम है, तो फिर एंकाइलोजिंग का पड़ना उतना ही कम चांसेस है।
तो ये बहुत जरूरी है। उसी तरह से स्मोकिंग, HLA-B27 सॉरी, और इन्फ्लेमेशन जो हो रही है स्पाइन में, जो हम MRI में देख रहे हैं, इडीमा, सूजन, ये सब जिनमें ज्यादा है उनमें भी प्रोग्रेशन के चांसेस ज्यादा है। अब सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। अब साइंटिस्ट ने रिसर्च में देखा है कि दो रीढ़ की हड्डी के बीच में, ये एक सिंडेस्मोफाइट है दोस्तों, ये हड्डी यहां से बढ़ रही है, ये हड्डी यहां से बढ़ रही है, लेकिन ये हड्डी बढ़ेगी, बराबर नहीं बढ़ेगी, और हर साइड पे इकट्ठे एक जैसी नहीं बढ़ती है। तो अलग अलग साइड पर अलग अलग हड्डी अलग अलग तरीके से बढ़ती है, और ये काफी हद तक बायोमैकेनिकल इफेक्ट की वजह से होता है। इस वजह से भी हम कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ओवर एक्सट्रीम एक्सरसाइज या ओवर हार्ड जिमिंग भी खराब है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस से भी ये सिंडेस्मोफाइट बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से एक मॉडरेशन में और सही किस्म का एक्सरसाइज करना जरूरी है। सिर्फ आंख बंद करके कोई भी एक्सरसाइज या जिमिंग या वेट लिफ्टिंग जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज एक मॉडरेशन में होना जरूरी है। ये जो हड्डी बढ़ती है ये बहुत स्लोली बढ़ती है दोस्तों, तो ये 2 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में नहीं पता चलता। इसके लिए हमें हर 2 साल में एक्सरे कंपेयर करना होता है। MRI की कंपैरिजन नहीं की जाती दोस्तों, MRI बार बार रिपीट करना नहीं होता, हमें प्लेन एक्सरे करना होता है। सिंपल एक्सरे एक बेसलाइन पे उसका फोटो रखें और 2 साल में उसको कंपेयर किया जाएगा। 2 साल में 18% बढ़ता है, ये इतना स्लोली बढ़ता है ये, तो इसको रोका जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है, ये अलग अलग दौरान पे कभी बढ़ेगा फिर रुक जाएगा फिर कभी बढ़ेगा। तो इस वजह से लोकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और MRI पे भी ये देखा गया है कि जिस MRI में ये सूजन यानी व्हाइट स्पॉट्स आते हैं और साथ साथ ये सूजन हील करने के बाद वहां पे फैट आ जाता है, उन लोगों में भी ये बीमारी, वहां पे हड्डी जोड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों हम ये समझ चुके हैं कि हर जिस पेशेंट को एक्सियल SPA है उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम लोगों को होगा। किनको होगा? जो मेल्स हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, और कितना ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, जिनका C रिएक्टिव प्रोटीन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, जिनके ऑलरेडी हड्डी थोड़ी बहुत जुड़नी शुरू हो गई है, बीमारी बहुत हाई है जो हम एसडैश से कैलकुलेट करके पता कर रहे हैं, और जिनमें MRI में लाल व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं इन्फ्लेमेशन के, और फैटी लीजन्स भी आ रहे हैं, प्लस लोकल फैक्टर्स, ये सारे मिला के ये बताते हैं कि कौन प्रोग्रेस करेगा, और सिर्फ 12% लोगों में ही ये प्रोग्रेस करता है दोस्तों। तो सवाल ये है कि अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अलग है और एक्सियल SPA अलग है, तो क्या इनके इलाज अलग अलग हैं? क्या हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का रोक सकते हैं प्रोग्रेशन? तो जैसे आपको मालूम है कि आज के डेट में भी सारे रिकमेंडेशंस कहते हैं कि हमें NSAID यूज करना चाहिए, और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स में NSAID यूज करता हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये है इनका नाम पेन किलर नहीं है, ये है NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये डिजीज मॉडिफिकेशन करते हैं, और ये इसलिए करते हैं जब इनको कंटिन्यूसली यूज किया जाता है। और इस वजह से सारे रिकमेंडेशंस आज भी यही कहते हैं कि सबसे पहले आप NSAID यूज कीजिए, कंटिन्यूस यूज कीजिए। अगर कंटिन्यूस करने के बाद भी बीमारी बढ़ती है या सूट नहीं करता है तो ही हमें चेंज करना है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, इससे हार्ट पे प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर आया करंट ओपिनियन इन रूमेटोलॉजी में 3 महीना पहले, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो ये स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हैं, ये जब NSAID लेते हैं तो इनमें हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाते हैं। ये कितनी अमेजिंग चीज है। ये इसलिए है क्योंकि हार्ट अटैक या हार्ट का रिस्क जो बढ़ता है वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ये CRP बढ़ने से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से होता है। और जब NSAID इसको कम करते हैं तो वो एक्चुअली रिस्क कम हो जाता है। होता क्या है कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, ये लाल लाइन है, सूजन पैदा होती है। जब ये सूजन बहुत देर तक चलती रहती है दोस्तों, तो क्या होता है कि फैट डिजेनरेशन, फैटी रिप्लेसमेंट हो जाता है और हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है। इस वजह से अगर हम शुरुआती में ही एंटी इंफ्लेमेटरी देते हैं, ये हड्डी बढ़ना रुक सकती है। लेकिन होता क्या है कि एक स्टेज वो आता है, अगर हम लेट हो गए तो हमने इन्फ्लेमेशन खत्म भी कर दी तो भी हड्डी का बढ़ना उससे अलग हो जाता है, यानी
शुरू शुरू में इन्फ्लेमेशन हड्डी को बढ़ाती है, बाद में हड्डी अपने आप बढ़ती जाती है, अपने आप जुड़ती जाती है। हम इन्फ्लेमेशन रोक दें फिर भी हड्डी जुड़ना नहीं रुकती है। इस वजह से कई बार ये जरूरी होता है कि हम पहले डायग्नोसिस करें और पहले ट्रीट करें। इस वजह से अब इसका नाम है एक्सियल एसपीए। हम वेट नहीं करेंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, एक्सरे में हड्डी जुड़ जाए, फिर हम बोलेंगे अच्छा अब हो गया आपका डायग्नोसिस। या इसके विपरीत किसी पेशेंट जिसको एमआरआई में या HLA-B20 पॉजिटिव है उसको एएस नहीं है और होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो NSAID सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और लोकल इंजेक्शंस, और अगर स्पाइन में डिजीज है तो मेनली NSAIDs है, एक्सरसाइज है, रिहैबिलिटेशन, और अगर पेरिफेरल आर्थराइटिस हो रहा है तब जाके हम सल्फासेलेजिन या मेथोट्रेक्सेट देते हैं। अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस है तो हम 2 NSAID अगर हमने दिया और वो फेल किया और उसके बाद भी एसडैस की स्कोर हाई है तब हम बायोलॉजिकल्स पे जाते हैं। लेकिन नॉन रेडियोग्राफिक यानी सिर्फ एक्सियल एसपीए में अगर NSAID फेल कर गया और एसडैस हाई है और हमें कहीं ना कहीं MRI में सूजन नजर आ रही है या CRP बढ़ा हुआ है तो दोस्तों हमें बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करना है। बायोलॉजिकल्स हमें पता है TNF ब्लॉकर्स, IL-17 और अब टोफासेटिनिब, जो कि बहुत ही, जैसे हमने अभी कहानी सुनी कि कितना अच्छा, इतनी सस्ती दवाई, और काश ये पहले मिली होती तो कितना अच्छा होता। तो कई बायोलॉजिकल्स के ट्रायल हुए हैं एक्सियल एसपीए में, और एंकाइलोजिंग की स्पॉन्डिलाइटिस की तरह ये अर्ली डिजीज में भी सारे बायोलॉजिकल्स यूज हो सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। और कई बार हम लोग घबरा जाते हैं जब हमें कोई कहता है जी ये US FDA अप्रूव नहीं है। देखिए समझिए, FDA जो है ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है, ये बहुत अलग है, और EMA अलग है। ये 2 अलग अप्रूवल एजेंसीज हैं। एक है जो पेशेंट सेफ्टी देखती है और दूसरी है जो दवाई की इफेक्टिवनेस देखती है। तो कई बार कई बायोलॉजिकल्स हमारे कंट्री में भी हैं, बायोसिमिलर्स हैं, जो कि US FDA अप्रूवल नहीं पाते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने अपनी एफिकेसी दिखा दी। और कई नई दवाइयां भी आ रही हैं, सेक्युकिनुमैब है हमारे पास, इक्सिक्यूजुमैब आएगा, और हमारे पास ऑलरेडी एनब्रिल और ये इन्फ्लिक्सिमैब और इनके बायोसिमिलर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी बहुत कुछ है, लेकिन हमें समझना ये जरूरी, और ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कि एक्सियल एसपीए एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कम लोगों को होता है। तो कतई ये समझ के निराश ना हो जाएं कि हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, डॉक्टर साहब ने बता दिया, नहीं, ये गलत है। अगर आपको सिर्फ HLA पॉजिटिव है और MRI पे आया है, एक्सरेज आपके नॉर्मल है, हड्डी नहीं जुड़ी है, तो आपको एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा ये जरूरी कतई नहीं है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं हमने देखा है, उसको हम रोक सकते हैं, हम स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, हम CRP को एक्सरसाइज और दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डिजीज एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, और लोकल फैक्टर्स का भी ध्यान रखते हुए ओवर एक्सरसाइज या ओवर एक्सर्शन ना करें। इससे हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इस बीमारी का बढ़ना रोक सकते हैं हर हाल में। तो जो शेक्सपियर ने कहा था इसके ठीक विपरीत मैं कहूंगा, कन्फ्यूशियस ने कहा है, द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज टू कॉल थिंग्स बाय देयर प्रॉपर नेम। यानी सबसे पहली समझदारी उसमें है कि हम सही चीज का सही नाम दें, और सही नाम है एक्सियल एसपीए। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सब में नहीं है दोस्तों, और ना होगा। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर पीडी रथ आज के टॉपिक को इतने विस्तार में समझाने के लिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आज के टॉपिक पर अपना ओपिनियन शेयर करें। एस वॉरियर्स, ये बहुत अच्छा टॉक था। डॉक्टर पीडी रथ एक एक्सेलेंट ओरेटर है, अच्छे स्पीकर है। हमने काफ़ी बार उनको सुना है हमारे साइंटिफिक मीटिंग में, और आज मैं फर्स्ट टाइम उनका पेशेंट एजुकेशन का टॉक अटेंड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से समझाया है और सरल हिंदी में समझाया है। आप अपने सवाल पूछिएगा हमें, और जैसे सर ने बताया कि ये 2 अलग अलग एंटिटी है और इसका अप्रोच अलग होता है। सो डॉक्टर रथ को बता देना चाहता हूँ, काफ़ी एएस वॉरियर फ्यूजन वर्ड से फैमिलियर है, तो उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि उनको फ्यूजन हो जाएगा। समहाउ इन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर फ्यूजन वर्ड इज मोर पॉपुलर, एंड नोवार्टिस ने एक फाइट द फ्यूज करके कैंपेन भी निकाला था। सो courtesy to that they associate with fusion lot of this thing। तो जो सर बता रहे थे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज मोर और लेस लीडिंग टू फ्यूजन टाइप की चीज है, और जो दूसरा बीमारी जो बता रहे हैं, दूसरा सब टाइप बता रहे हैं एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, या उसमें नॉन रेडियोग्राफिक एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस भी आएगा जो फ्यूजन नहीं करता है। तो द बॉटम लाइन इन वन वर्ड इज कि आपको
एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस हुआ तो आपको फ्यूजन होगा ही, ऐसे नहीं है। एंड तो काफी लोग निराश हो जाते हैं पहले दिन ही, जब हम देखते हैं कि कुछ पढ़ के आते हैं इंटरनेट पर और ये सब। और कॉमनली जो व्हाट वी कम अक्रॉस की हम जो भी वेबसाइट होती है वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए बनी होती है। वहां पे पहला लाइन लिखा होता है देयर इज नो क्योर फॉर एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और हम इंडिया में उसको इंटरप्रेट करते हैं नो क्योर मीन्स नो ट्रीटमेंट। और फिर वही हम बाबा और ये सब ढूंढने लग जाते हैं कि भाई अभी इनके पास कुछ नहीं है, चलो कहीं चमत्कार देखते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आपको, जैसे मैं काफी बार पेशेंट को बताता हूँ कि किसी को कैंसर हुआ तो अभी सबका डेथ होता है इमीडिएटली विद इन मंथ्स, ऐसे नहीं है। सो एवरीथिंग फॉल्स इनटू द स्पेक्ट्रम। सो दिस इज व्हाट डॉक्टर पीडी रथ हैज एक्सप्लेन टू अस, इज अ स्पेक्ट्रम। एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम है और उस पर हम ये आज चर्चा करने वाले हैं। तो over to Dr. Bhushan, sorry, Bhushan, over to you, and you guide us through the questions. Okay, thank you, Dr. Praveen Patil, for your inputs on this important topic. अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है Q&A के सेक्शन। Q&A में जैसे अभी आप एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बात कर रहे हो, तो उसमें ये स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस क्या है? मतलब सबसे पहले पेशेंट पूछ रहे कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस क्या है और उसका कोई एग्जैक्ट स्पाइन और आर्थराइटिस यानी गठिया। तो जोड़ हमारे जॉइंट्स में हम अक्सर सोचते हैं कि जोड़ यानी हमारे घुटने, फिर हम सोचते हैं कि जोड़ यानी हमारे हाथ और पैरों के जोड़, उसी तरह हमारे रीढ़ की हड्डी के भी जोड़ होते हैं। तो ये जो गठिया है ये रीढ़ की हड्डी को पकड़ता है सबसे पहले, और मेनली एसआई जॉइंट को पकड़ता है। तो ये जो एसआई जॉइंट है ये सबसे मेन जोड़ है हमारे कमर में है। और क्योंकि ये जोड़ ज्यादा हिलते नहीं है, हमें लगता है कि ये जोड़ नहीं है, लेकिन एक्चुअली जोड़ है और यहीं से बीमारी शुरू होती है। तो ये आर्थराइटिस यानी गठिया, और स्पॉन्डाइलो यानी स्पाइन का गठिया, तो ये स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है। और एक्सियल वर्ड का मतलब होता है एक्सिस, यानी ये मेन जो है, जो मेरुदंड हम कहते हैं, इसको मेनली पकड़ता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। और हाँ, यही इसी स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस है कि भाई उसमें कुछ टाइप्स होते हैं क्या? मैंने बताया आपको। तो एक तो एक्सियल टाइप है। एक्सियल टाइप में है एक जिसको हम कहते हैं एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, और जैसे मैंने बताया ये अलग बीमारी है, और 12% लोगों में, और किन में वो भी मैंने समझाया, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बदल सकती है, जिसमें हड्डी जुड़ती है। दूसरा होता है पेरिफेरल आर्थराइटिस, यानी वो जिनमें स्पाइन के अलावा शायद हाथ पैर के जोड़ों में हो। कुछ लोगों में देखो, जैसे एक पेड़ होता है ना, जैसे एक बीज है, अब बीज से अगर हम एक ही आम का बीज डालेंगे तो 4 आम के पेड़ निकलेंगे, लेकिन वो चारों पेड़ों की शाखाएं एक जैसी होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। उसी तरह जब बीमारी होती है ये हर पेशेंट में अलग अलग होती है। तो जैसे कोई 2 आम के पेड़ एक जैसे नहीं होते, उसी तरह से ये जो HLA-B27 का बीज है, जब इसमें कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर आता है, ये बीमारी को पैदा करता है, तो ये बीमारी एक पेड़ की तरह निकलती है। तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से निकलती है। किसी में ये सिर्फ स्पाइन को अफेक्ट करती है, किसी में ये हाथ पैर के जोड़ों को अफेक्ट करती है, किसी में सिर्फ आंख में आती है, किसी में सिर्फ स्किन में आती है, स्किन के साथ, किसी में आंतों में सूजन होती है। तो अलग लोगों में अलग तरीके से आ सकती है। किसमें क्या आएगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जैसे हम बीज लगाते तो हमें मालूम नहीं किस पेड़ में क्या टहनियां आएंगी, लेकिन उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बहुत क्लियर होता है कि भाई अगर सिर्फ स्पाइन में है तो ये इलाज है, अगर पेरिफेरी में है तो ये इलाज है, अगर आंख में आया तो ये इलाज है। तो इस वजह से ये जानना जरूरी होता है। पर ये इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, सब में सब होगा बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। किस में क्या होगा ये वक्त बताता है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड व्हाट इज सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस? ओके, सो काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। सो पहला तो इजी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंप्लीटली अलग बीमारी है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू अपना एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से। तो बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है और फिर बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज मोर पॉपुलर, RA फैक्टर नाम की टेस्ट की जाती है और वो पॉजिटिव आ जाती है, और इस तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं क्योंकि उनमें HLA-B27 कोई सोचता ही नहीं है। तो सिंपल भाषा में बताया जाए तो
गठिया के 200 अलग अलग टाइप है, उनमें से एक रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, और दूसरा जिसमें पेरिफेरल जॉइंट्स मतलब हाथ के या पैरों के स्मॉल जॉइंट्स में ज्यादातर के तकलीफ होता है, उनमें स्पाइन इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं देखा जाता है जितना एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। जो सीरोनिगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है उसका भी रुमेटॉइड आर्थराइटिस से कंडीशन का कनेक्शन है कि जब ये स्टार्ट हुआ, जैसे नाम देना स्टार्ट हुआ, जैसे सर बता रहे थे, तो हमें दो ही टाइप के मोटा मोटी मालूम थे, एक रुमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरा नॉन रुमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो फिर ये नॉन रुमेटॉइड आर्थराइटिस में तो जिसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आ गया और जिसमें रुमेटॉइड फैक्टर निगेटिव आने वाला है, तो फिर इसको क्या नाम दे? तो जिसमें पॉजिटिव आता है उसको सीरो पॉजिटिव रुमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसे नाम तो दे दिया, बट जिनमें निगेटिव आ रहा है बट फिर भी गठिया जैसे सिम्टम्स है, इसीलिए पहले उसका नामकरण हुआ सीरो निगेटिव, और वो स्पाइन को अफेक्ट कर रहा है इसलिए स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। ओके, तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीरो निगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस मींस दे आर टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। तो आपको एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस या फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन के बारे में वो बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट ऑल मींस। आई होप कि ये मैं एक और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, स्पॉन्डिलोसिस इसमें और कंफ्यूजन होता है। सो स्पॉन्डिलोसिस थोड़ा अलग बीमारी है, ये स्पाइन को ही तकलीफ देता है, बट ये वेयर एंड टियर इन द जॉइंट्स है, मतलब हड्डियां घिस गई है ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो इसका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से संबंध नहीं है, ये थोड़ा अलग बीमारी है, और यूजुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन इसे काफी अच्छे से डील करते हैं। एंड वी रूमेटोलॉजिस्ट स्पेशलाइज मोर इन द इन्फ्लेमेटरी पार्ट जो होता है जिसमें अंदर से सूजन आ गया है, नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू द वेयर एंड टियर इन द जॉइंट्स, बट इन्फ्लेमेशन से है। बिल्कुल, और जैसे कहा डॉक्टर पाटिल ने, जहां ये सूजन आई वहां हम आइटिस वर्ड जोड़ देते हैं, ITIS, आइटिस। स्पॉन्डिलोसिस ऑर्थो, जहां सूजन आ गई स्पॉन्डिलाइटिस, यूवीआइटिस, आर्थराइटिस, ये रूमेटोलॉजिस्ट हम लोग डील करते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल एंड थैंक यू डॉक्टर पीडी रथ। हाँ, जैसे आपने आइटिस के बारे में बताया डॉक्टर पीडी रथ, तो यही एक सवाल आपको भी है कि व्हाट इज सैक्रोलाइटिस, डक्टिलाइटिस, एंटेरिसाइटिस, यूवेआइटिस एंड असिमेट्रिक मोनो और ओलिगोआर्थराइटिस। बहुत बढ़िया सवाल है। तो जैसे डॉक्टर पाटिल ने बताया और जैसे सवाल था कि रूमेटॉइड में और इन बीमारियों में क्या फर्क है, तो रूमेटॉइड और इन बीमारियों में यही 4 चीजों में फर्क है। रूमेटॉइड में क्या होता है, जो गठिया है वो सिमेट्रिकली दोनों हाथों में होता है। रूमेटॉइड में डैक्टिलाइटिस नहीं होता है, इसमें डैक्टिलाइटिस का मतलब होता है कि हमारी जो उंगली है इसमें स्किन होती है, इसके दोनों तरफ 2 परत होती है टेंडन की, और सॉफ्ट टिश्यू होता है, और अंदर जोड़ होते हैं। रूमेटॉइड में सिर्फ ये जोड़ इफेक्ट होते हैं, तो ये सूजेगा या ये सूजेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये पूरा सूज जाता है, एक सॉसेज की तरह। सॉसेज यानी आपने अगर कोई नॉन वेजिटेरियन लोग जानते हैं, सॉसेजेस होती हैं, ये सॉसेज की तरह एक पूरा गोल होके फूल जाता है, क्योंकि इसमें सूजन सिर्फ जोड़ में नहीं होती, टेंडन में होती है, सॉफ्ट टिश्यू में होती है। जहां हमने डैक्टिलाइटिस देखा, हमें पता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है दोस्तों, ये है सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, जो भी नाम से आप जवाए। दूसरा है एंथेसाइटिस, ये भी एक ऐसी चीज है जो बताते थी, इमीडिएटली बता देती है कि ये SPA वाली ग्रुप है, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस वाली ग्रुप है दोस्तों, रूमेटॉइड नहीं है। रूमेटॉइड में एंथेसाइटिस नहीं होता। एंथेसाइटिस अगेन बहुत टिपिकली इन्हीं बीमारियों में होता है, और इसमें होता क्या है कि जहां लिगामेंट या टेंडन जाके हड्डी में जुड़ती है, वो पॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये पॉइंट्स कहाँ होते हैं, हमारे बोनी प्रोमिनेंसेस पे, एडी में, हमारे रिब्स में, हमारे छाती में। और आपको पता होगा कि सुबह उठने पर अचानक एक पॉइंट पे पेन हो गया, और चेस्ट में जब पेन होता है तो हमारे कुछ बेचारे दोस्त वो जाते हैं, उनका मैंने देखा है एंजियोग्राफी हो जाती है कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, जब दर्द हो रहा है छाती में तो दबा के देखो, अगर वहां दबाने पे दर्द है तो ये दर्द हार्ट का नहीं है, सिंपल। ये इसको कहते हैं एंथेसाइटिस, ये जगह जगह हड्डी में दर्द पैदा करता है, पॉइंटेड पेन होता है। तीसरी चीज है यूवीआइटिस, आंखों में सूजन। तो एक हो गया हड्डी में जहां लिगामेंट जुड़ रहा है वहां सूजन, एक हो गया पूरे हाथ में सूजन उंगली में, एक हो गया आंख में सूजन, इसको कहते हैं यूवीआइटिस। और एक खास किस्म का यूवीआइटिस, एक खास किस्म का यूवीआइटिस जो बार बार होता है, एक ही आंख में एक ही बार पकड़ता है और ठीक भी हो जाता है, ये किस्म का यूवीआइटिस। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत टिपिकली इस बीमारी में पाई जाती
और एक दो चीजें उससे रिलेटेड, सैक्रोइलाइटिस और एसिमेट्रिक मोनो और ओलिगोआर्थराइटिस। तो सैक्रोइलाइटिस दोस्तों मैंने दिखाया आपको, जो एसआई जॉइंट, सैक्रोइलिक जॉइंट की फोटो मैंने दिखाई, उसमें जो सूजन होती है, जो इस बीमारी का हॉलमार्क है, जहां से शुरू होती है, उसी को सैक्रोइलाइटिस कहा जाता है, एसआई जॉइंट का आर्थराइटिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप दूसरा कौन सा सवाल? सर आप वो सैक्रोइलिक जॉइंट का पिक्चर दिखा दीजिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ दोबारा, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। हम्म। दोस्तों ये है एसआई जॉइंट, जो ठीक हमारे बटक्स के बीचों बीच होते हैं, दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, जो लाल है ना, ये एसआई जॉइंट है। इसका गठिया होता है सैक्रोइलाइटिस, और यही तो है बीमारी। इस बीमारी का नाम ही सैक्रोइलाइटिस है। ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है ही सैक्रोइलाइटिस, यहीं से स्टार्ट होता है। ये जोड़ को याद रखिए, यही है वो जोड़। और होता क्या है कि बहुत से डॉक्टर्स हमारे जो मित्र हैं ऑर्थोपेडिक वगैरह, वो स्पाइन का करा लेते हैं, स्पाइन को पकड़ के बेचारे बैठे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि बीमारी यहाँ है, नीचे नीचे, ऊपर नहीं होती, ये बटक के एरिया में होती है, और यहीं पर है एसआई जॉइंट। सो जो बटक का पेन है वो एसआई जॉइंट का पेन है दोस्तों। और भूषण जी आखिरी क्वेश्चन इसकी आपका था, इसके बाद का कुछ? ये एसिमेट्रिक मोनो और ओलिगोआर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड, और जैसे डॉक्टर पाटिल ने कहा कि रूमेटॉइड में ये बराबर दोनों उंगलियों में बराबर, दोनों हाथों में बराबर होता है, इसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक उंगली में हुआ तो यहाँ पर पैर में यहाँ कहीं और आ गया, इसको कहते हैं एसिमेट्री। यानी इस तरफ एक ग्रुप ऑफ जोड़, इस तरफ कोई और जोड़, यहाँ उंगली तो यहाँ रिस्ट या शोल्डर। रूमेटॉइड में ऐसा नहीं होगा, रूमेटॉइड में दोनों शोल्डर बराबर होंगे, बराबर। और बहुत सी बात तो हमें टेस्ट की जरूरत ही नहीं होती दोस्तों, जहां हमने देखा बराबर है, हमें पता है रूमेटॉइड है, महिला है रूमेटॉइड है, पुरुष आए हैं एक कंधा और एक घुटना, एसिमेट्री, ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है। इसके अलावा मतलब दूसरा और कुछ हो ही नहीं सकता, यहीं से डायग्नोसिस हो जाता है, टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पैटर्न इतना टिपिकल है इस बीमारी के लिए। ये जो चीजें, एसिमेट्री, ये यूवियाइटिस आंखों में, कमर में सैक्रोइलाइटिस, डैक्टिलाइटिस उंगलियों में, और हड्डी के जोड़ों में जहां जहां हड्डी में दर्द आ जाना, यानी सूजन आ जाना, यानी एंथेसाइटिस, जहां ये हो गया, ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है। चाहे कोई टेस्ट आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है। चाहे ESR-CRP नॉर्मल हो, चाहे HLA-B27 नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो रूमेटोलॉजी का ब्रांच है दोस्तों, ये क्लिनिकल ब्रांच है। यहाँ डायग्नोसिस पेशेंट को देख के किया जाता है, टेस्ट देख के नहीं किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ये सवाल है डॉक्टर प्रवीण पाटिल के लिए, मनोहर खरे से, कि भाई वो पूछते क्या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस यानी स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन होता है, और उनको सीवियर दर्द था, और वो कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले D10 ऑपरेशन कंप्रेसिव का कुछ कर चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके। नहीं, सो देखिए अभी अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हो कम्प्लीटली अलग है। स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन का एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथी से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। तो मोस्ट लाइकली जो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन आपके केस में हुआ है, इधर इट इज रिलेटेड टू ट्रॉमा, कुछ एक्सीडेंट हुआ है या उस तरह से, या फिर कोई अलग टाइप की बीमारी होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वर्टेब्रा एज इन दी रीढ़ की जो हड्डियां है वो इन्वॉल्व है और उनका फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन नहीं करता है। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन वर्ड किया गया है तो यू शुड विजिट अ न्यूरोसर्जन, ठीक है। यू शुड नॉट विजिट अ रूमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि ये हमारे पास अक्सर होता है कि कोई एक पेशेंट अच्छा हो जाता है तो दूसरा स्पाइन रिलेटेड पेशेंट लेके आते हैं जो से व्हील चेयर पर है या कोई और काफी दिक्कत करके लाते हैं। So you should be very careful before visiting the doctor. We rheumatologists usually do not deal with spinal cord compression or spinal cord related injuries most of the time due to trauma, and has not necessarily related to the ankylosing spondylitis. थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर पीडी रथ, आपके लिए सवाल है। जैसे आपने कहा कि भाई अगर फ्यूजन भी होता है, अगर शुरुआत भी होती है तो एक जैसी नहीं होती है, तो बहुतों का सवाल रहता है कि भाई फ्यूजन को हम एक्सरसाइज से, मतलब अगर शुरुआत हुई है या हो चुका है तो उसको एक्सरसाइज या दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? और उसी रिलेटेड सोनिया चौधरी का एक क्वेश्चन है कि उनकी नेक फ्यूज हो गई है, तो थोड़ा हो गया है फ्यूजन ऐसा कह रहे हैं, तो उसका कोई रेमेडी है क्या? देखिए, जो जुड़ गया है उसका रेमेडी नहीं है, लेकिन क्या डिजीज का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं? बिल्कुल।
ये स्लो कर सकते हैं। इसी वजह से तो ये सारी दवाइयां आज हम जो देख रहे हैं, ये बायोलॉजिकल्स आ रहे हैं, टोफा आ रहे हैं, इन सब ने दिखाया है कि अगर हम इनको रेगुलर लेते हैं तो यहाँ से बीमारी रोक सकते हैं। इवन एंकाइलोजिंग, क्योंकि ये बीमारी दवाइयां सबसे पहले एंकाइलोजिंग में ट्राई हुई थी और एंकाइलोजिंग में इन्होंने दिखाया फायदा, फिर आई ये नॉन एंकाइलोजिंग में यानी एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में, वहां पर भी इन्होंने फायदा दिखाया। तो जो नॉन एंकाइलोजिंग में, उन्हें एंकाइलोजिंग में बदलने से रोक सकते हैं, जो एंकाइलोजिंग में, उनमें डिजीज प्रोग्रेशन भी रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें रेगुलर रहना है, फॉलो अप पे रेगुलर, दवाई पे रेगुलर, एक्सरसाइज पे रेगुलर, उससे हम रोक सकते हैं। जो जितना जुड़ गया है वो वापस नहीं होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रूमेटोलॉजिस्ट आर लाइक फायर फाइटर्स, हम वो हैं जो आग बुझाते हैं। हमें तब बुलाएं जब आग लगी है, हम आग बुझा देंगे। लेकिन अगर आग बहुत देर तक लग जाती है तो हम आग तो बुझा देते हैं, जो लेकिन अंदर चीजें जल जाती हैं वो फिर रिप्लेस होती हैं, वो वापस नहीं आती। तो हमारा आग बुझाने का काम है और हम यही चाहते हैं कि हमें तब बुलाएं जब आग इमीडिएटली लगी है। जब हमारे घर में आग लगती है, हम वेट नहीं करते हैं फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए, हम तुरंत उसमें इमीडिएटली आग को बुझाते हैं। आग जब तक सुलगती रहेगी, चाहे वो एक ही जोड़ क्यों ना हो, वो अंदर ही अंदर 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 कहीं ना कहीं उसको डैमेज करती है। तो डिले नहीं, ये इमरजेंसी होती है। हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ तो इमरजेंसी है। हम ये नहीं सोचते हैं कि जॉइंट का पेन इमरजेंसी है, ये उतना ही बड़ा इमरजेंसी है। हर सेकंड, हर मुहूर्त जो जोड़ में सूजन है, उसके अंदर आग लगी है दोस्तों, वो उसको हर सेकंड खराब कर रहा है। और जितना डिले होता है, हम ठीक तो करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आए। और वो अवेयरनेस कैसे फैलेगा? वो तभी फैलेगा जब जैसे आप लोगों ने इतना अच्छा ये ग्रुप बनाया और इतने अब लोगों में ये बात फैल रही है, हमें लोगों में फैलाना है, इसको एक बहुत बड़ा मूवमेंट करना है, ताकि ये इन्फ्लेमेटरी बैक पेन पहले ही स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए इमीडिएटली। और इसके डायग्नोसिस के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई टेस्ट की जरूरत है ना, इसकी डायग्नोसिस सिंपल है। अगर आपको मॉर्निंग में अकड़ाहट हो रही है, चलने से दर्द कम हो जाता है, रात को करवट लेने में तकलीफ है, ये सिंपल चीजें हैं। अगर हम इस स्टेज पे पकड़ लेंगे ना, बहुत कुछ सॉल्व कर लेंगे। डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि 3 साल पहले उनको नॉन एक्सियल एसपी है, सॉरी नॉन एक्सियल रेडियोग्राफिक एसपी एक्सियल, सॉरी, वो डायग्नोस हुआ है। अभी उनका पेन 1% है और कुछ पेन मतलब मॉर्निंग स्टिफनेस का इशू है, वो साज ले रहे हैं और इटोरोकॉक्सिक 60 mg ले रहे हैं और मतलब 2-3 दिन में इटोरोकॉक्सिक ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई उनका फ्यूजन होने के चांसेस कितने हैं? सॉरी, आपका इनिशियली वॉइस ब्रेक हुआ था, मुझे क्या था डायग्नोसिस उनका? रेडियोग्राफिक एसपी है, एक्सियल एसपी है। नॉन रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी मैंने एक्सरे में आया है या एक्सरे में नॉर्मल था? वो रेडियोग्राफिक मतलब नहीं, it was ठीक है, आ diagnosis गया मुझे as- सब। देखो, इट सीम्स कि आपने बताया कि उनका 99% कंट्रोल में, राइट? 1% पेन है उनको, राइट? तो उनके चांसेस काफी कम है। इट सीम्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतने अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली वो रूमेटोलॉजिस्ट के केयर में है। आई डोंट थिंक कि वो किसी और स्पेशलिस्ट के केयर में है, अगर उनको इतना क्रिस्टल क्लियर डायग्नोसिस लग रहा है। सेकेंड थिंग कि पेन कंट्रोल में होना बहुत जरूरी होता है किसी भी बीमारी में। तो मुझे लगता है कि पेन अच्छे कंट्रोल में है, तो उनके चांसेस काफी कम हो गए। और अगर वो रूमेटोलॉजिस्ट के केयर के अंडर है तो दे विल लुक इनटू की जो दूसरी चीजें होती है मापने की, ESR, CRP, उनका मूवमेंट कितना है स्पाइन का, और एक्सरसाइज, वो जो पेशेंट आपकी तरफ से कुछ कर सकते हो। तो ये भी देखा गया है कि इवन पेशेंट को बायोलॉजिक्स दिया, सो 2 ग्रुप बना लीजिए, सिर्फ बायोलॉजिक्स दीजिए और दूसरे पेशेंट को बायोलॉजिक्स प्लस एक्सरसाइज दीजिए। तो बायोलॉजिक्स प्लस एक्सरसाइज वर्क बेटर देन बायोलॉजिक्स अलोन। तो आपके हाथ में भी कुछ चीजें हैं। आपके केस में एक्सरसाइज इज अ ट्रीटमेंट, नॉट जनरल हेल्थ एडवाइस। जैसे आप दवाई ले रहे हो, सुबह में शाम को ले रहे हो, उसी तरह से उतने रिलीजियसली एक्सरसाइज अगर किया तो आपको काफी फायदा हो सकता है। तो अगेन आपके फ्यूजन के चांसेस कम हो सकते हैं। और जैसे सर ने बताया, स्मोकिंग इज बिग नो स्मोकिंग, ठीक है। और जो ग्राफ बताया उसमें मैं फिर से एक बार एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि मैं पेशेंट को यही बताता हूँ कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्मोकर, वन इज स्मोकर, वन अदर वन इज नॉन स्मोकर, नथिंग इन बिटवीन, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मैं 1 पीता हूँ, 2 पीता हूँ, या फिर सिर्फ ससुराल जाता हूँ तब पीता हूँ, एंड ऑल दोस टाइप्स आई हैव हर्ड, and they're all smokers basically. They just do up and downs and they try to justify their habits. और हम कब बढ़ाएंगे, कब कम करेंगे, हम उस साइंटिफिक स्टडीज ऐसे तो करने वाले नहीं है कि आज हम 5 ले रहे हैं और कल फिर 2 लेंगे और फिर बाद में 15 लेंगे।
तो बिग नो टू स्मोकिंग, कंप्लीट बैन टू स्मोकिंग इज द ओनली पॉसिबल वे टू विन ओवर द एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो आपकी तरफ से ये चीजें कीजिए तो आपका फ्यूजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर रथ, ये आपके लिए है कि भाई इसके कोमोर्बिडिटीज क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट्स एंड कोमोर्बिडिटीज ऑफ एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस? तो एक तो बीमारी से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं और एक बीमारी से इनडायरेक्ट होते हैं। जो दो डायरेक्ट रिलेशन होती है वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूवीआइटिस होना, डैक्टिलाइटिस होना, ये सब हो सकता है। लेकिन जो कोमॉर्बिडिटीज हो जाती हैं इसमें, वो होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, और इनमें से मेन चीज है हार्ट की प्रॉब्लम। तो ये देखा गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने के चांसेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है आर्टरी में, ये डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। जितना हमारा डिजीज अनकंट्रोल्ड रहेगा उतनी ज्यादा हमारे हार्ट की चांसेस प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। इसके अलावा कभी कभार अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ रहे तो एक किस्म की प्रोटीन जिसको हम एमिलॉइड कहते हैं, ये हमारे किडनी में डिपॉजिट हो जाती है। बहुत रेयर होता है लेकिन होता है, और इसकी वजह से हमारे किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं। किडनी से प्रोटीन निकलना शुरू होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, ये किस्म की चीज होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारी हड्डी जुड़ चुकी है, अब क्या होता है, स्पाइन जब तक मूव कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब हड्डी जुड़ गई ना, वो स्पाइन और मूव नहीं कर रहा है। अंदर से अंदर वो ऑस्टियोपोरोटिक होता जाता है, यानी बाहर से तो हड्डी मजबूत है लेकिन अंदर से वो वर्टिब्रा कमजोर हो रहा है, और फिर होगा फ्रैक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें रोकना है। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो हड्डी जुड़ गई, अब क्या दवाई दे रहे हैं? अब दवाई देनी है, क्योंकि यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी यहाँ पे एंकिलोजिंग की खत्म है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जो है और ये जो फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे किसी ने अभी कहा कि फ्रैक्चर होकर, और यही चीज कल को स्पाइनल कॉर्ड को दबा देगी। तो ये जानना जरूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड पर जो दबाव है ये लॉन्ग टर्म लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर स्पाइन जुड़ चुका है और वो हड्डी अंदर से कोलैप्स कर रही है, वहां से नस दब रही है, तो वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन स्पाइन पे आ सकते हैं, हार्ट के ऊपर आ सकते हैं। आईज में बार बार यूवीआइटिस हो रहा है, हमें लगता है अच्छा हो गया, ठीक हो गया, हमने तो ड्रॉप डाल दी स्टीरॉइड की, अब क्यों दवाई ले? कैटरैक्ट हो जाएगा उसमें, आई का प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्लोकोमा हो जाएगा। इसलिए हम अपने आई वाले दोस्तों को समझाते हैं कि जहां बार बार हो रहा है वहां इमीडिएटली हमें उसे कंट्रोल करना जरूरी है। हमें एक ऐसी दवाई देनी है जो स्टीरॉइड की रिक्वायरमेंट को खत्म करे, तो ये बहुत जरूरी है। और वही चीज पेरिफेरल जॉइंट्स में भी होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, यानी किसी जोड़ में जब बार बार सूजन है, आग लगी है, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें रोकने हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए सवाल है देवाशीष कुंडू का। उनकी कोई फीमेल रिश्तेदार है, शायद वाइफ है, लेकिन उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। उनको एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है और डॉक्टर ने बायोलॉजिक्स प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन उन्होंने वो डॉक्टर के दूसरे डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने प्रेगागैबलिन दिखाया है, और प्रेगागैबलिन लेने के बाद वो ठीक है, उनको पेन नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं, मतलब अभी क्या कर सकता हूं ये डॉक्टर? सवाल डिफिकल्ट है, बिना पेशेंट देखे बताना। ट्रीटमेंट के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते। शायद दोनों डॉक्टर सही है या शायद दोनों डॉक्टर गलत है, तो बताना मुश्किल है। आई वुड सजेस्ट कि देखो, अगर आपको डाउट है तो यू शुड विजिट अनदर रूमेटोलॉजिस्ट। हम क्या करते हैं, हम जाकर किसी और अल्टरनेटिव थेरेपी के डॉक्टर को बताते हैं। तो यू कैन नॉट कंपेयर द टू ओपिनियंस, राइट? यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंज विद द एप्पल। तो आपको दिखाना है तो फर्स्ट यू शुड विजिट अनदर क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट। मोस्ट लाइकली दे विल से कि ये सही है या फिर थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट ये कंप्लीटली डिफरेंट है। एक जगह बायोलॉजिक्स बता रहे हैं और दूसरी जगह प्रीगैबलिन। तो मुझे लगता है कि यू नीड टू चेक व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट यू आर लुकिंग इनटू। So that's what I would suggest to that patient, and then depends on the देखो डॉक्टर्स भी ह्यूमन बीइंग हैं। अब कोई डॉक्टर ने कुछ असेसमेंट करा, उसे कुछ लगा, दूसरे ने कुछ और असेस करा, उसे कुछ और लगा। अब जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कई बार डॉक्टर्स भी कोई 100% राइट या रॉन्ग नहीं होगा। हो सकता है ये सही हो सकता है वो सही हो। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो कहना भी मुश्किल है हमारे लिए बिना देखे, बट जो भी है इस पे थर्ड ओपिनियन लेना एक बेटर रहेगा। और काफी कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन यहाँ पे आ रहा है, बायोलॉजिक्स वर्सेस कई बार प्रीगैबलिन। ऐसा हो जाता है कि कुछ पेशेंट्स को जैसे पेन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, इसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। करेक्ट। और ये पेन कभी कभार डायरेक्टली, क्योंकि देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि यहाँ से एंकिलोजिंग का पेन भी चल रहा है, और हमने देखा महिलाओं में खास करके फाइब्रोमाइल्जिया का भी पेन बढ़ा हुआ रहता है, और दोनों में कई बार अलग करना दोनों को मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार एक डॉक्टर को लगा कि शायद ये डिजीज एक्टिविटी है, उन्होंने दी, लेकिन दूसरे को लगा कि शायद वो नहीं है, वो फाइब्रोमाइल्जिया का कंपोनेंट ज्यादा है, उन्होंने एक दूसरी दवाई दी होगी, उससे फर्क हो गया। तो हो सकता है वो, मतलब ये चीजें हो जाती हैं।
देखो भाई, डॉक्टर्स भी इंसान है उतने ही जितने आप और हम हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम भगवान है और हम हमेशा गलत सही करते हैं, हम गलत करते हैं और गलती से सीखते हैं, और गलती से सीख कर ही हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये आई थिंक हमारी वो है। और यू शुड डिस्कस विद द डॉक्टर, आपको अगर ये हाँ, है डॉक्टर से कि डिस्कस जस्टिफाई कीजिए कि भाई क्यों देना है। क्यों देना और है। पहला जो एक पॉइंट था सर जो बता रहे थे इन्फ्लेमेशन का, तो आई जस्ट क्विकली शेयर कि इन्फ्लेमेशन का हार्ट पे काफी असर रहता है। जैसे मेरा एक पेशेंट है जो ही इज नाउ 46 ईयर ओल्ड, बिल्डर है और उसका बाईपास हो चुका है, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 42 उसका बाईपास हो चुका है। तो उसको काफी एडवांस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बट अभी तक डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है, किसी ने उसको ढंग से बताया ही नहीं। पुणे में रहता है, अच्छे सिटी में है, कोई चीज की कमी नहीं है, बट स्टिल ही जस्ट वंडरिंग फ्रॉम वन स्पेशलिस्ट टू अनदर स्पेशलिस्ट विदाउट हैविंग ग्रेट डायग्नोसिस, टू द एक्सटेंट कि उसका जब बाईपास के वक्त इंटुबेशन करने गए तब भी तकलीफ हो रहा था बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिटीज इन द स्पाइन और ये सब। ही रिमेम्बर्स ऑल दैट, बट ही वॉज नॉट ऑन एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट, ही डिड नॉट इवन नो कि उसका क्या डायग्नोसिस है। तो ये इट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ये डायग्नोसिस मिस हो गया तो। और डायग्नोसिस मिस पे दो बातें क्विकली आई विल शेयर कि HLA-B27 कैन बी नेगेटिव इन अप टू 20% पेशेंट, और फिर भी उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। दूसरी बार जो MRI स्कैन करते हैं बहुत बार हमारे ऑर्थोपेडिक कलीग, तो दे डोंट इंक्लूड सैक्रोइलियाक जॉइंट, सो यूजुअली लंबर स्पाइन का करते हैं क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर अ स्लिप डिस्क और दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से भी डायग्नोसिस मिस हो सकता है। सो सॉरी, ओवर टू यू। एंड एक चीज और है कि जहां आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस हो रही है, सुबह सुबह अकड़ाहट होती है, आधे घंटे तक अकड़ाहट रह रही है, ESR CRP अगर आपको बढ़ा हो तो डेफिनेटली डिजीज एक्टिव है और बायोलॉजिकली। लेकिन अगर ESR CRP नॉर्मल है, सुबह कोई अकड़ाहट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि ऐसे पेशेंट में बायोलॉजिकल काम करेंगे नहीं करेंगे। तो ये चीजें कई बार डिफरेंशिएट करना जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर पीडी रथ, ये सवाल आपके लिए एसआई जॉइंट से एसआई जॉइंट से रिलेटेड 2-3 सवाल मैं इकट्ठा पूछता हूँ। प्रिया गोहिल का एक सवाल है कि भाई माय एक्सरे शोज ग्रेड 2 सैक्रोइलाइटिस, सो विल इट प्रोग्रेस टू AS? इज इट कॉल्ड AS और एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस? तो ये सैक्रोइलाइटिस में ग्रेडिंग सिस्टम होता है क्या? हाँ जी, एक ग्रेडिंग सिस्टम ये होता चीज है, है। मैंने वो शायद एक एक दिखाया एक था। दो चीजें और। निशा जैन का भी है कि भाई एसआई जॉइंट कैन लीड टू हिप रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर। और अनिल साल्वी का है कि भाई एसआई जॉइंट का पेन है तो उसका मतलब उसको कैसे ये करे, कंट्रोल में करे। ये 2-3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट मी शो, ये SI जॉइंट है और ये हिप है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। SI जॉइंट और हिप पूरी अलग चीजें हैं। SI जॉइंट का कभी रिप्लेसमेंट होता नहीं, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की वो है, क्या कहते हैं, ये है कि SI जॉइंट में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। और SI जॉइंट जब फ्यूज करता है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती भी नहीं है। होती कब है? जब हिप इन्वॉल्व होता है। हिप काफी नीचे होता है कुल्ले में, SI जॉइंट ऊपर होता है बटक में, ठीक है। तो SI जॉइंट में अगर दोनों तरफ ग्रेड 2 से ज्यादा है या ग्रेड 2 है तो इसको रेडियोग्राफिक कहा जाता है। या अगर सिर्फ एक ही तरफ ग्रेड 3 है, तो अगर ग्रेड 2 आपको बायलैटरल है तो रेडियोग्राफिक सैक्रोइलाइटिस तो है आपको, तो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो बनता है। लेकिन ये और स्पाइन में फ्यूजन अलग चीज है, इसका इन्वॉल्वमेंट और हिप का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है कि SI जॉइंट ऊपर है, हिप नीचे है। SI जॉइंट का पेन अगर इन्फ्लेमेटरी पेन है, सुबह सुबह अकड़ाहट है, ये सब NSAID से फर्क पड़ता है। और स्पाइन के पेन में भी, हिप वगैरह का जो पेन है उसमें कई बार अगर NSAID से नहीं फर्क पड़ता तो सल्फासेलेजिन वगैरह यूज किया जाता है, कई बार स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं हिप जॉइंट के अंदर। तो ये फर्क है, SI जॉइंट ऊपर है, हिप जॉइंट नीचे। उसमें ज्यादातर ग्रेडिंग होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स की जो रिप्लेसमेंट होती है हिप की हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसको लोग भूल जाते हैं, SI जॉइंट के पीछे पड़े रहते हैं। SI जॉइंट कभी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें बताता है कि बीमारी है, शुरुआत है, लेकिन नजर हमें रखना है हिप्स के ऊपर। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपको मनोज कुमार से है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यूआइटिस, इट हर्ट्स अगेन एंड अगेन? नहीं, डिफिकल्ट होता है यूआईटीज प्रॉब्लम, क्योंकि ये बार बार आते रहता है
एंड काफी बार कुछ समय भी लगता है ठीक होने के लिए। कुछ पेशेंट में थोड़ा जल्दी ठीक होता है, कुछ पेशेंट में टाइम लगता है। एक तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से असेसमेंट बहुत जरूरी है। फर्स्ट वी शुड कंफर्म कि ये यूआईटीज का ही प्रॉब्लम है या कुछ और है। कभी कभी उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी होता है। एक्यूट यूआईटीज का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए बहुत पेशेंट में ड्रॉप से ठीक हो जाता है, कुछ पेशेंट में टैबलेट्स भी देने पड़ते हैं, यूजुअली 2 या 3 हफ्ते के लिए देते हैं। और अगर आपने सही से ट्रीटमेंट लिया आपके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, तो आपका यूआईटीज बार बार आना रुक सकता है। कुछ टाइप्स के बायोलॉजिक्स है जो यूआईटीज में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बायोलॉजिक्स। इवन अपना सिंपल सल्फेसालाजीन हैज शोन कि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ यूआईटीज। तो 2-3 चीजें हैं, दवाई से हम कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा ऑफ्थेल्मिक ट्रीटमेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसका बाकी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या जैसे खान पान में चेंज करवा लिया या ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया उससे यूआईटीज केस में, तो इट इज सम ऑफ इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। if you are having recurrent attacks, you are going to have recurrent attacks. Only thing is your doctor can help. थैंक यू। ये यूआईटीज और आईआईटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है डॉक्टर पीडी रथ आपके लिए। ये क्या दोनों एक ही है, यूआईटीज और आईआईटीज? और एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आई डायग्नोज विद एएस 5 years ago, आई एम हैविंग आईआईटीज 3 times इन लास्ट 2 years, व्हाट शुड आई डू? ये तो तो क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये यूवीआइटिस जो है, ये यूविया करके एक लेयर होती है, इसमें इसको यूवीआइटिस इसके सूजन को कहते हैं। अब इसमें 3 प्रकार की यूवीआइटिस होती है। एक होता है एंटीरियर जो आइरिस वगैरह को पकड़ता है, एक है इंटरमीडिएट जो आइरिस के बेस को पास प्लेनाइटिस करता है, और एक पोस्टीरियर कहते हैं जो पीछे की जो आंखों की परत है उसको पकड़ता है। हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ये हमारी जो बीमारियां हैं स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, इसमें खास किस्म का यूवीआइटिस होता है जिसको कहते हैं रिकरेंट अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस। हर नाम का अपना महत्व है। रिकरेंट यानी बार बार होना, क्रॉनिक नहीं है कि चलता रहा ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक होगा, जैसे डॉक्टर पाटिल ने कहा ठीक हो जाएगा। अक्यूट अचानक से आएगा। एंटीरियर आगे की परत को पकड़ेगा, आइरिस को, आयराइटिस। सो आयराइटिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, एंटीरियर यूवीआइटिस। सो रिकरेंट अक्यूट अचानक एंटीरियर यूवीआइटिस, ये ही बीमारी है AAUU, यूनिलैटरल, एक साइड का, हमेशा एक ही आंख को पकड़ेगा। अचानक आएगा, एक ही आंख को पकड़ेगा, एंटीरियर परत यानी आयराइटिस को पकड़ेगा और बार बार होगा। यही यूवीआइटिस है दोस्तों जो हमारे स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में बहुत टिपिकली पाया जाता है। थैंक यू डॉक्टर। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर प्रवीण पाटिल आपके लिए कि भाई एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और एएस दोनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कितने चांसेस है? ऑस्टियोपोरोसिस Osteoarthritis or osteoporosis? ऑस्टियोपोरोसिस। Okay, so yes, osteoporosis is an important complication of ankylosing spondylitis, as in axial spondyloarthritis बोल दीजिए या ankylosing spondylitis में। So इन लोगों, see, osteoporosis मतलब thinning of bones, so it's a silent disease, इसका कोई symptom नहीं आएगा। ये हम सबको होने वाला है, उम्र की वजह से होता है, महिलाओं में जल्दी होता है, पुरुषों में थोड़ा बाद में हो सकता है। However, in the context of inflammatory disease जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या एएस हो गया, इनमें इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है और कम उम्र में हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ दवाई की वजह से भी हो जाता है, जैसे स्टीरॉइड्स की वजह से हो जाता है, जिन लोगों में लॉन्ग टर्म लेने पड़ते हैं उन्हीं में होता है। बट यस, we are at risk of getting osteoporosis because of the inflammation, और इट इज इम्पॉर्टेंट टू डील विद, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेने चाहिए या चेक होना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। या फिर जैसे बैक पेन हो रहा है, जैसे सर ने बताया था, और वो बैक पेन अलग लग रहा है, जैसे अपना एएस जैसे नहीं लग रहा है, परसिस्टेंट बैक पेन हो रहा है, एक फोकल पॉइंट है, या कुछ चोट लगी थी उसके बाद हो रहा है, तब फ्रैक्चर हो सकता है। और वो फ्रैक्चर समटाइम कैन बी सिम्टम ऑफ योर ऑस्टियोपोरोसिस, जो लंबे समय से था, हड्डियां कमजोर थी और अभी फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से। तो यस, फ्रैक्चर इज अ इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इन पेशेंट्स विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हमेशा की तरह आज का वेबिनार भी काफी इंफॉर्मेटिव था। समय की कमी के कारण हम सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए।
काफी इंटरेस्टिंग एरियाज कवर हुए हैं। एएसडब्ल्यूएस की तरफ से मैं डॉक्टर पीडी रथ एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और एएस वॉरियर्स को आज के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हम आपसे उन टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज निश्चिंत हो कि एएसडब्ल्यूएस के वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह वेबिनार की रीच और भी बढ़े। आप मुझको भी पर्सनली मैसेज करके अपने विचार शेयर कर सकते हो। जो टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में होंगे उन टॉपिक्स पे हम आने वाले महीनों में वेबिनार्स रखने का प्रयास करेंगे। मैं एएसडब्ल्यूएस की तरफ से आप सब वॉरियर्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करके इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू एंड वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे एंड गुड नाइट।